गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस का आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छी लगे तो आप लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नाना साहेब। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1857 की क्रांति में कानपुर में नेतृत्व किए थे नाना साहेब। बाकी 1857 की क्रांति से कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब 1857 की क्रांति भारत में हुई थी तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टन, और 1857 की क्रांति के समय या 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और उस समय भारत के सम्राट या भारत के मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, या जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। और 1857 की क्रांति या विद्रोह की शुरुआत हुई दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ से। इतनी बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 1857 की क्रांति के जो कुछ प्रमुख केंद्र थे दोस्तों भारत में, वहां पर किन लोगों ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, वो चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दिल्ली में दोस्तों जो केंद्र था 1857 की क्रांति का, उसका नेतृत्व किया गया बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर और बख्त खान के द्वारा। फिर कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया नाना साहेब के द्वारा, और लखनऊ में इसका नेतृत्व किया गया बेगम हजरत महल के द्वारा, और झांसी एवं ग्वालियर में इस क्रांति का नेतृत्व किया गया रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग अगला केंद्र ध्यान में रखिएगा इलाहाबाद, और इलाहाबाद में इस क्रांति का नेतृत्व किया गया लियाकत अली के द्वारा। फिर जगदीशपुर में इस क्रांति का नेतृत्व किया गया बाबू कुंवर सिंह जी के द्वारा, और बरेली में इस क्रांति का नेतृत्व किया गया खान बहादुर खान के द्वारा, और फैजाबाद में इसका नेतृत्व किया गया मौलवी अहमद उल्लाह के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों 1857 की क्रांति से, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद की संधि जो कि हुई थी 1765 में, वो किसके बीच हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, जिसमें जो पहली संधि हुई दोस्तों वो हुई 12 अगस्त 1765 को, और ये संधि हुई थी दोस्तों मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और इसके 4 दिन बाद दोस्तों इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, अर्थात 16 अगस्त 1765 को, और ये संधि हुई दोस्तों अवध के नवाब शुजाउद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इलाहाबाद की दो संधियां हुई, जिसमें पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा,
बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल जो कि अकबर के दरबार में एक नवरत्न थे, उनका वास्तविक नाम था दोस्तों महेश दास, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास और ये कानपुर के रहने वाले थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि अकबर ने एक धर्म बनाया दोस्तों दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, और इस धर्म को स्वीकार करने वाले ये दोस्तों बीरबल जी पहले हिंदू नवरत्न थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बीरबल जो कि अकबर के दरबार के एक नवरत्न थे, उनका वास्तविक नाम था महेश दास और वो कानपुर के रहने वाले थे। और बीरबल इकलौते ऐसे हिंदू नवरत्न थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया, जिसको बनाया था मुगल बादशाह अकबर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों दक्कन का पठार, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर, जिसे हम लोग गौमुख के नाम से जानते हैं, और ये पड़ता है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल या ओरिजिन होता है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर, जिसे हम लोग गौमुख के नाम से जानते हैं, और ये पड़ता है उत्तराखंड में। और जब दोस्तों गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर या गौमुख से निकलती हैं, तब उन्हें कहा जाता है भागीरथी। अर्थात इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर या गौमुख से निकलती हैं, तब उनका नाम होता है भागीरथी। इसके बाद दोस्तों ये भागीरथी नदी आकर मिलती है दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा से। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, और यहाँ से जो संयुक्त धारा निकलती है दोस्तों, उसे हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर लगभग, और गंगा नदी को बांग्लादेश में दोस्तों जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से। फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती हैं बिजनौर जिले से, और ये निकलती हैं बलिया जिले के पास से। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश होता है बिजनौर जिले से, और ये निकलती हैं बलिया के पास से और फिर चली जाती हैं बिहार में। और उत्तर प्रदेश में लगभग 28 जिलों से होकर बहती हैं दोस्तों गंगा नदी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी है दोस्तों यमुना जी। और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं, दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं, या जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं गंगा नदी का, उनका नाम, तो गंगा नदी की जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी या दाएं हाथ की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, वो हैं यमुना, सोन और टॉन्स। इसे आप लोग शॉर्ट में ध्यान में रखिएगा YST, यमुना, सोन और टॉन्स। फिर जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, या जो बाएं तरफ की या बाएं हाथ की जो सहायक नदी है गंगा जी की, उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रयागराज संगम, जिसे दोस्तों हम लोग त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है या मिलान होता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है,
कानपुर दोस्तों गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा औद्योगिक नगर या शहर है। फिर इसके बाद जो कुछ अन्य शहर दोस्तों उत्तर प्रदेश के हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वो ये है वाराणसी, या जिसे बनारस भी हम लोग कहते हैं। फिर इसके बाद है प्रयागराज, फिर उसके बाद है मिर्ज़ापुर, फिर गाजीपुर, फर्रुखाबाद, फिर कन्नौज, फिर बिजनौर और फिर गढ़ मुक्तेश्वर। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। फिर गंगा डॉल्फिन, इसे दोस्तों राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मतलब गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो भारत की एक राष्ट्रीय जल जीव है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि नमामि गंगे अभियान, इसकी शुरुआत हुई दोस्तों जून 2014 में, और ये दोस्तों संबंधित है गंगा जी की सफाई अभियान से। तो नमामि गंगे अभियान जो कि गंगा जी के सफाई अभियान से संबंधित है, इसकी शुरुआत हुई जून 2014 में। फिर पंचप्रयाग जो कि दोस्तों हैं उत्तराखंड में, उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये पंचप्रयाग कौन कौन से हैं और यहाँ पर किन किन नदियों का संगम होता है। तो पहला हो गया विष्णु प्रयाग, और यहाँ पर आकर मिलती हैं दोस्तों धौली गंगा और अलकनंदा। फिर उसके बाद है नंद प्रयाग, और यहाँ पर आकर मिलती हैं मंदाकिनी नदी और अलकनंदा। फिर इसके बाद है कर्णप्रयाग, और यहाँ पर आकर मिलती हैं पिंडर नदी और अलकनंदा। फिर इसके बाद है रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर आकर मिलती हैं मंदाकिनी और अलकनंदा। फिर लास्ट आप लोग पांचवा ध्यान में रखिएगा देवप्रयाग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर संगम होता है दोस्तों भागीरथी नदी और अलकनंदा का। फिर एक पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा, टिहरी बांध जो कि दोस्तों स्थित है भागीरथी नदी पर, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये मतलब दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है टिहरी बांध, जो कि स्थित है भागीरथी नदी पर, और ये स्थित है लगभग दोस्तों 260 मीटर की हाइट पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, चेरापूंजी कहाँ स्थित है। तो चेरापूंजी ये दोस्तों बारिश के लिए प्रसिद्ध है, और ये स्थान है मेघालय राज्य में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है दोस्तों मौसिनराम में, और ये भी स्थान पड़ता है दोस्तों मेघालय में, और ये स्थित है खासी पहाड़ी पर। ये गारो, खासी और जयंतिया ये दोस्तों मेघालय की 3 पहाड़ी हैं। तो उसी में एक पहाड़ी है खासी, जिसमें स्थित है मौसिनराम, जिसमें वर्ल्ड में और पूरे भारत में भी सबसे अधिक बारिश होती है। बाकी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा या बारिश कहाँ होती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक या मैक्सिमम बारिश होती है दोस्तों गोरखपुर में, और सबसे कम बारिश वाला स्थान है दोस्तों या वर्षा वाला स्थान है मथुरा। तो इतना बात दोस्तों यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गुजरात। तो गुजरात दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। बाकी गोवा से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये सबसे कम तटरेखा वाला राज्य है। तो गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है भारत का, और गोवा सबसे कम तटरेखा वाला राज्य है। बाकी भारत की जो कुल तटरेखा या जो टोटल कोस्ट लाइन है दोस्तों, उसकी लंबाई कितनी है तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो वो है लगभग 6100 किलोमीटर। बाकी यदि भारत की जो तट रेखा है दोस्तों, उसमें अंडमान और निकोबार प्लस लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया जाए, तो
भारत की जो कुल तट रेखा या जो टोटल कोस्ट लाइन है वो हो जाती है दोस्तों 7516 किलोमीटर। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, जिसमें दोस्तों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं। और यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया जाए तो भारत की कुल जो तट रेखा की लंबाई है वो हो जाती है लगभग 7516 किलोमीटर। बाकी जो भारत के राज्य हैं उसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य है गोवा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी माही नदी है जो दोस्तों, माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और माही नदी ये दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बाकी कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई है दोस्तों मध्य प्रदेश में और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई है दोस्तों राजस्थान में। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 21 किस से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ये संबंधित है दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी इसी अनुच्छेद में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन या 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया एक अनुच्छेद 21A और इसमें दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो अनुच्छेद 21 ये संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से और इस अनुच्छेद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक फंडामेंटल राइट जोड़ा गया दोस्तों, जिसे किया गया अनुच्छेद 21A में। और इस अनुच्छेद के अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव किस से होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों निर्वाचक मंडल से, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। और इस निर्वाचक मंडल को दिया गया दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में। और इसमें कौन कौन शामिल होता है तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसे दिया गया है अनुच्छेद 54 में एक निर्वाचक मंडल के रूप में। और उस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित या इलेक्टेड जो सदस्य होते हैं वो, और राज्यों की दोस्तों जो विधानसभा होती है उसके सभी निर्वाचित सदस्य। और यदि केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी की जो विधानसभा होती है या जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में या राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित या इलेक्टेड सदस्य ही शामिल होते हैं। किसी भी सदन के मनोनीत या नॉमिनेट जो सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। तो एक बार इससे आप लोग फिर से ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव ये होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, जिसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में। और इसमें शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। और
जो राज्यों की विधानसभा होती है उसके भी निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा की स्थापना हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी 1952 में। और लोकसभा दोस्तों एक प्रकार का टेम्पररी हाउस है या अस्थायी सदन है, और इसके जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो थे दोस्तों 552, जिसमें 530 सदस्य ये दोस्तों राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 20 सदस्य ये यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। बाकी 2 सदस्यों को पहले राष्ट्रपति महोदय एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत करते थे, लेकिन ये एंग्लो इंडियन का प्रावधान दोस्तों हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था जिसमें राष्ट्रपति महोदय 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट या मनोनीत करते थे, उसे समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। और वर्तमान समय में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है दोस्तों 543, और वर्तमान में जो लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है दोस्तों वो है 18वीं लोकसभा। और लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के जो कुल सदस्य जिनका निर्वाचन या इलेक्शन होता है उनकी संख्या है 80। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी दोस्तों भारत में लागू हुआ 2017 में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी जीएसटी से कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। और जीएसटी एक प्रकार का दोस्तों अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों भारत में 1 जुलाई 2017 से। और भारत का जीएसटी मॉडल ये दोस्तों कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और विश्व का सबसे पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया तो वो था दोस्तों फ्रांस, और इसने जीएसटी लागू किया था 1954 में। तो ये कुछ पॉइंट है जीएसटी से संबंधित जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों आरबीआई, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 में, और ये भारत का एक सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक है। बाकी एसबीआई से आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। और नाबार्ड का स्थापना हुआ था दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। ये पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति में दोस्तों कीमतों में वृद्धि हो जाती है या प्राइस दोस्तों इंक्रीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के केस में
कीमतों में वृद्धि हो जाती है या प्राइस बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड की स्थापना हुई दोस्तों भारत में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि छठी या छठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 1980 से लेकर 85 तक, उसी के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी भारत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई दोस्तों भारत में 1951 में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। और इस पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य या टारगेट था दोस्तों कृषि। और इस पंचवर्षीय योजना को कहा गया दोस्तों हैरोल्ड डोमर मॉडल। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका लक्ष्य था कृषि या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है या लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा है? तो वो है दोस्तों स्किन या त्वचा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी का सूत्र कौन सा है? तो पानी का सूत्र होता है दोस्तों H2O, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति या स्पीड ऑफ लाइट ये कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों स्कर्वी रोग, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी रतौंधी ये रोग होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। और रिकेट्स ये होता है दोस्तों बच्चों में विटामिन डी की कमी से। और एनीमिया ये होता है दोस्तों आरबीसी या रेड ब्लड जो सेल होती है उसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विटामिन सी जिसका रासायनिक नेम होता है दोस्तों एस्कर्बिक एसिड, इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। और रतौंधी रोग ये होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनॉल। फिर विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों बच्चों में रिकेट्स रोग। और विटामिन डी का जो रासायनिक नेम होता है वो होता है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। और एनीमिया ये होता है दोस्तों आरबीसी की कमी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है दोस्तों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है दोस्तों 17, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। और सबसे लेटेस्ट में जो नगर निगम बना है वो है दोस्तों शाहजहांपुर। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है दोस्तों लखीमपुर खीरी जिले में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल जिले हैं दोस्तों 75, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु या नेशनल एनिमल कौन सा है? तो वो है दोस्तों बाघ, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओलंपिक कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक दोस्तों 4 वर्षों के अंतराल में होता है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, वंदे भारत ट्रेन कब शुरू हुई? तो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई दोस्तों 2019 में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय गीत या नेशनल सॉन्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम, और यदि पूछे राष्ट्रगान या नेशनल एंथम कौन सा है? तो वो है जनगण मन, और जनगण मन को लिखा गया है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। बाकी भारत का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये लिखा गया है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय ये था दोस्तों बिहार में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, और इसका दोस्तों नाश किया या विध्वंस किया बख्तियार खिलजी ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की गई थी कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, ये स्थित है बिहार में, और इसे लूटा गया और इसका विध्वंस किया गया दोस्तों बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, G20 2025 कहाँ हुआ? तो G20 का जो सम्मेलन हुआ दोस्तों 2025 में, ये हुआ जोहानसबर्ग, जो कि पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस कौन हैं? तो वो हैं दोस्तों न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, जो कि हैं ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिशिंग क्या है? तो फिशिंग दोस्तों एक प्रकार का फ्रॉड ईमेल अटैक है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OTP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वन टाइम पासवर्ड, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5G में G का मतलब क्या है? तो 5G में G का मतलब होता है दोस्तों जनरेशन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का आप लोग देखिए, www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।